नमस्ते दोस्तों। लॉकडाउन का मज़ा ले और पढ़ाई भी करते रहे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हेरिडिटी एंड डीएनए स्ट्रक्चर। तो लेट्स स्टार्ट। हेरिडिटी हम देखते हैं कि जब एक परिवार के सदस्य होते हैं उनमें काफ़ी सिमिलरिटीज़ होती है, जैसे बाप, बेटा, पोता, ये जो भी है इनमें कलर, हाइट, लगभग काफ़ी चीज़ें सरीखी दिखती है। चेहरे का आकार, ये सारी जो चीज़ें ये बताते हैं कि ये बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स है अपने। लाइक बिगिट्स लाइक, मतलब अपने जैसे ही अपन अपने बनाते हैं। मतलब इंसान को इंसान के बच्चे होने वाले हैं, इंसान को शेर के बच्चे नहीं होने वाले। ये जो अपने जो कैरेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं वो एक विशिष्ट चीज़ से जाते हैं जिसे हम जीन्स कहते हैं, और जीन बना होता है डीएनए से। तो देखते हैं हम हेरिडिटी का डेफिनेशन। What is heredity? Heredity is transfer of biological characters from one generation to next via genes। तो ये डेफिनेशन जैसे कि वैसे आपको याद रखनी है। 3 शब्द इसमें अच्छी तरह से ध्यान में रखने हैं: बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स, जनरेशन और जीन्स। जनरेशन एंड जीन्स तो एक ही जैसे शब्द है, तो आपको ध्यान में ये अच्छी तरह से रखना है। तो देखिए, हेरिडिटी इज ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट वाया जीन्स। तो आपको बायोलॉजिकल कैरेक्टर समझ गए, जनरेशन मतलब पीढ़ी, और जीन्स हम आगे देखेंगे। अब देखते हैं ये हमारी जेनेटिक्स की जो भी स्टडी हुई है अभी तक, वो स्टडीज़ में क्या क्या चीज़ें आई है हिस्ट्री में, इवोल्यूशन कैसे हुआ जेनेटिक्स का। तो सबसे पहले 1886 में ये जॉन ग्रेगर मेंडल जो है, ये फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है इन्हें। इट इज़ अ पॉइनर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। इन्होंने फूल के पेड़ों पर स्टडी की, कुल रेड कलर के फूल और वाइट कलर के फूल पे, और उनसे उन्होंने कुछ नए नियम्स या नए रूल्स जो कि जेनेटिक जीन्स में होते हैं वो उन्होंने तैयार किए। ये जो जॉन ग्रेगर मेंडल थे, ये बायोलॉजिस्ट नहीं थे, ये फिजिशियन मैथमेटिशियंस थे। 1901 में ह्यूगो डी वेरिस म्यूटेशनल थ्योरी दी जिन्होंने। उसके बाद वाल्टर एंड सोटन, इन्होंने पेयर्ड क्रॉसओवर पे स्टडी की, और इन्होंने डीएनए स्ट्रक्चर का काफ़ी स्टडी की। 1944 में ओसवाल्ड यूरी एंड मैकलिन मैककार्थी मैकलॉयड, इन्होंने डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल ये प्रूव करके दिखाया। कुछ वायरस छोड़ के, जैसे अभी कोरोना वायरस आया, इसमें जेनेटिक मटेरियल ये आरएनए है, डीएनए नहीं है। पर ज़्यादातर ऑल एनिमल्स, खास करके यूकैरियोटिक सेल्स जो होती है वो डीएनए ही उनको मेन जेनेटिक मटेरियल होता है। 1961 में फ्रेंच फेकोस जैक मेनल ने प्रोटीन सिंथेसिस की थ्योरी दी, और प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है ये आगे हम देखेंगे। फिलहाल आप इस पे ना जाइए। ये अपना एक तरह से इवोल्यूशन कैसा हुआ, क्या क्या किन्होंने क्या किया, ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। ये टेबल के द्वारा आपको कैसे याद रखना है, आपके फंडे आपको खुद तैयार करना पड़ेगा। देखते हैं हम जीन्स किससे बनता है, डीएनए से, और डीएनए का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये हमको आज देखना है। डीएनए इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, और आप जो देख रहे हैं डबल मतलब 2 जो स्ट्रैंड्स है वो एक में पर से लिपटी हुई है। यही स्ट्रैंड को अपने को स्टडी करना है। डीएनए का मेन जो कंपोनेंट्स है वो 3 कंपोनेंट्स है। एक तो डीऑक्सीराइबोस शुगर। अब ये डीऑक्सीराइबोस शुगर क्या है, तो ये देखिए, एक तो राइबोस शुगर होती है जिसमें आपको ये OH वो पिंक कलर में दिखाई दे रहा है, वो OH ग्रुप है। बाकी 5 कार्बन दिखाई दे रहे हैं। हम मेरे राइट से स्टार्ट करेंगे। कार्बन C1 2 नंबर पे OH ग्रुप है, 3 4, और 5वां जो कार्बन है वो आउटसाइड ऑफ द रिंग है। ये जो दिख रहा है ना, ये आउटसाइड ऑफ द रिंग, ये 5 नंबर का कार्बन है। तो ये जो 2 नंबर के कार्बन पे अगर हमने वो हटा दिया तो ये डीऑक्सीराइबोस शुगर बन जाती। दूसरा जो मेजर कंपोनेंट है वो है फॉस्फेट ग्रुप, जिसको H3PO4 भी हम कहते हैं। ये --3 चार्ज पे 3H लगाएंगे, और PO4 H3PO4 या फिर PO4 चार्ज। तीसरा जो दो कंपोनेंट हम देखते हैं कि ये 2 कंपोनेंट एक मेट से अटैच कैसे रहते हैं। ये फॉस्फेट ग्रुप 2 पेंटोस शुगर को अटैच करती है। अब आप ये देखिए अटैच कहाँ होता है। एक तो कार्बन नंबर देखिए 1 2 3 पे अटैच होगा फॉस्फेट, और ऊपर का फॉस्फेट जो ग्रुप है वो कार्बन नंबर 5 पे अटैच होगा। तो ये 5 नंबर और ये 3 नंबर, ऐसी स्ट्रेन चलती है। अब ये फॉस्फेट यहाँ अगले पेंटोस शुगर के 5 नंबर पे अटैच होंगी, उसका
तो ये हमने देखा दो पेंटोज शुगर फॉस्फेट ग्रुप से किस तरह अटैच होती है। अब हम नेक्स्ट जाएंगे। नेक्स्ट मेजर कंपोनेंट है इसके नाइट्रोजनस बेसिस। अब ये नाइट्रोजन जो बेसिस है वो दो टाइप्स के रहते हैं, एक तो प्यूरिन्स और दूसरा है pyrimidines। ये प्यूरिन्स और pyrimidines एक में से अटैच होने वाले हैं, लेकिन इसका एक रूल है, जैसे एडेनिन थाइमिन से ही अटैच होगा, ये जो एडेनिन है थाइमिन से ही अटैच होना है, गुआनिन जो है साइटोसिन से अटैच होना है। अब ये देखिए चार ये जो मॉलिक्यूल्स है ये एक में से इस तरह अटैच होना है उन्हें, एडेनिन थाइमिन से, ठीक है ना। ये नाइट्रोजन बेसिस ये जो ब्लू कलर की स्ट्रैंड है यहाँ पर अपना पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप एक में से अटैच होते हैं, इसको बोलते हैं बैकबोन ऑफ द डीएनए। और ये जो बीच में एक में से अटैच होने वाली जो चीज़ें है, यहाँ नाइट्रोजन बेसिस एक में इसको अटैच रहते हैं। आप समझिए बात। अब ये अब ऐसा है कि ये जो नाइट्रोजन बेसिस है एक मुख को होल्ड कैसे करते हैं, ये एक मुख को होल्ड करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। अब हाइड्रोजन बॉन्ड जो देख रहे हैं एडेनिन थाइमिन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होगा, लेकिन गुआनिन और साइटोसिन एक में से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होना है। अब अपने को एक और डेफिनेशन देखनी है, जैसे न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड्स क्या है, जो कि डीएनए के स्ट्रक्चर के मेन कंपोनेंट है। न्यूक्लियोटाइड मीन्स एक डीऑक्सीराइबोस शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट मॉलिक्यूल मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनता है। उसी तरह न्यूक्लियोसाइड क्या है, फॉस्फेट ग्रुप निकाल दो जो रहेगा, दैट इज न्यूक्लियोसाइड। तो आपको ये डेफिनेशन ध्यान रखनी है, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड्स क्या है, ठीक है। अब मैं फिर से आपको मॉलिक्यूल लेवल पे आपको ये स्ट्रक्चर दिखाना चाहता हूँ। देखो अपना फॉस्फेट ग्रुप जो कि 5 एंड के पेंटोज शुगर पे अटैच है, देखा है आपने ये। अगला फॉस्फेट ग्रुप 3 नंबर पे अटैच है, 3 नंबर कार्बन लेवल पे। ये फॉस्फेट ग्रुप उसके अगले पेंटोज को 5 नंबर के कार्बन पे अटैच है, उसका अगला फॉस्फेट ग्रुप किस पे अटैच रहेगा, 3 पे। तो इस तरह ये एंड 3 से स्टार्ट हो रहा, ये एंड 5 पे स्टार्ट हो रहा, इधर का एंड। अब हमेशा इधर से स्ट्रैंड अपन गिनना चालू करते हैं हमेशा, तो ये C5 जो एंड है इसको C5 स्ट्रैंड बोलते हैं और इसको C3 एंड बोलते हैं। इसके अपोजिट ये स्ट्रैंड रहेगा, उल्टा फिराया रहेगा कार्बन हमेशा, है ना। तो ये देखिए ये C3 रहेगा और ये C5 रहेगा उल्टा। बीच में जो नाइट्रोजनस बेस है, देखो ये 2 नाइट्रोजनस बेस है, यहाँ पे 1 2 3 नाइट्रोजनस बेस है, मतलब ये ATGC मतलब एडेनिन से थाइमिन अटैच हो रहा है और ये गुआनिन से साइटोसिन अटैच हो रहा है। ये जो स्ट्रैंड है इधर का, ये इज अ बैकबोन, जो ब्लू कलर की स्ट्रैंड रहती है उसे कहते हैं इसे बैकबोन ऑफ द डीएनए, और ये बीच में का उनके अटैचमेंट्स है। आया ध्यान में आपको। अब फिजिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ द डीएनए। 2 स्ट्रैंड की जो डायमीटर होती है वो लगभग 2 नैनोमीटर होती है। हेलिक्स जो होते हैं पूरा एक चक्कर काटने के लिए, यहाँ से पूरा एक टर्न मारने के लिए जितना डिस्टेंस होता है वो 3.4 नैनोमीटर होता है। और आप एक और बात ध्यान रखिए, एक टर्न में 10 बेस पेयर्स रहते हैं, जो नाइट्रोजन बेस रहते हैं ना वो 10 रहते हैं। मतलब एक टर्न की लेंथ कितनी है, 3.4, 10 उसमें बेस पेयर्स है, मतलब 2 बेस पेयर के इसमें डिफरेंस कितना रहेगा, फिर कितना रहेगा 3.4 डिवाइडेड बाय 10, मतलब 0.34 नैनोमीटर ये 2 स्टैंड्स के बीच में का डिफरेंस रहता है, डिस्टेंस। आए ध्यान में आपको। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक एक टर्न हुआ, ये ऐसा टर्न, समझे आपने। देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये आधा टर्न, ये पूरा टर्न, तो ये पूरा टर्न जो है वो उसमें 10 बेस पेयर्स रहते, उसकी डिस्टेंस रहता 3.4 नैनोमीटर। अब देखेंगे हम कि डीएनए का एसिडिक नेचर रहता है बेसिक। अब डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड बोल रहे तो एसिडिक ही रहना चाहिए, है ना, तो एसिडिक है। अब हम देखेंगे इसकी लेंथ कितनी रहती है। अब आप सोचिए कि जैसे वो डीएनए एक सेल बहुत माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, उसमें न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस तो और भी छोटे स्ट्रक्चर है उसमें, जो कि दिखाई नहीं देते आपको। उसमें ये स्ट्रैंड लंबी रहती है, अगर हमने उसे स्ट्रेच किया जाए तो लगभग वो 2 मीटर तक लंबी हो सकती है। अब इतनी लंबी हमने इसमें बैठाए कैसे, अब ये बैठाने के लिए हमको उसको कॉइलिंग करना पड़ता है, तो ऑटोमेटिक वो कॉइलिंग हो जाती है।
तो इतना बड़ा स्टैंड हमने देखा कि उसके अंदर है, उसको बाहर निकाले तो लंबा हो जाएगा, अंदर बैठाने के लिए हम उसको कॉइलिंग करना है। अब कॉइलिंग को भी ऐसे ही नहीं कि पुराने फ़ोन को कैसे कॉइलिंग रहती तो ऐसे लपकती थी, लंबी होती थी। इसको होल्ड करने के लिए कुछ मॉलिक्यूल्स लगते, तो वो मॉलिक्यूल्स का नाम है, हमको पता है, हिस्टोन प्रोटीन्स। ये हिस्टोन प्रोटीन्स जो है उनका नाम है H1, H2 और 2 के 2 टाइप्स है, B2A एंड 2B, फिर 3 और फिर 4, H1, H2, H3, H4 और H2 जो है वो A और B में डिवाइड किया हुआ है। ये एक में के पीछे ऐसे हर के दो स्ट्रक्चर्स रहते हैं। देखो ये एक सामने है और एक पीछे है, एक सामने एक पीछे है, एक सामने एक पीछे, ये दो स्ट्रक्चर्स प्लस H1, इनको पकड़ने के लिए, चारों को एक साथ पकड़ने के लिए ऐसे, और बीच में उनकी स्ट्रैंड आजू बाजू गोल राउंड एज ए सर्कल रहती है। ये डीएनए का मॉलिक्यूल है जो कि लूप बना रहा है, कॉइल बना रहा है। इसको होल्ड करने के लिए ये हिस्टोन प्रोटीन्स रहते हैं और इन चारों को होल्ड करने के लिए H1 बाहर से अटैच रहता। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम, और ऐसी लंबी लंबी न्यूक्लियोसोम्स एक में को अटैच होते जाते हैं, और उसको एक तरह से देखा जाए तो अपनी गले में हार पहनते हैं ना, वैसे वो बीड्स ऑफ स्ट्रिंग बोलते हैं उसको, है ना। ये देखिए आप, पहले तो न्यूक्लियोलस, उसके अंदर ये डीएनए स्ट्रैंड, क्रोमेटिन। अब ये क्रोमेटिन को और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे लेके गए तो ये हिस्टोन प्रोटीन्स जो कि डीएनए स्ट्रैंड्स को होल्ड कर रहा है, जो कि न्यूक्लियोसोम्स है, एक स्ट्रक्चर। ये न्यूक्लियोसोम्स को अगर और हम बारकाई देखिए तो डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, मतलब ये एक हेलिक्स और दूसरा हेलिक्स अपोजिट साइड में रन करते हैं। मुझे एक C5 से स्टार्ट हो रहा है, ये C3 से स्टैंड हो रहा, ये एक इस तरह से कॉइलिंग होती है। अभी देखो कॉइलिंग, ये 3D स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये 3D स्ट्रक्चर इस तरह से कॉइलिंग हो रही है और ये बीच में नाइट्रोजनस बेस पेयर्स अटैच हुए हैं। आए धन्य आपको। और हमने आज पूरा डीएनए स्ट्रक्चर देख लिया। ये जो स्ट्रक्चर है, इनमें मेन स्ट्रक्चर देने वाले जो साइंटिस्ट हैं, इनका नाम आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। फ्रैंकिस क्रिक, जेम्स वाटसन, मॉरिस विल्किंस, ये 3 मेन साइंटिस्ट हैं जिनको इसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला। रोजलिंड फ्रैंकलिन को नोबेल प्राइज़ नहीं मिल सका क्योंकि उनकी ये स्ट्रक्चर काफ़ी कुछ काम कर लिया था, लेकिन उनकी पहले ही मौत हो चुकी थी। हम फिर से एक बार एक समरी करें। ये डीएनए स्ट्रैंड्स है, डबल हेलिक्स है, ये इस तरह से रन होती है। इसका स्ट्रक्चर निकालना मैं आपको एक बार पेंट में बताऊंगा कैसे निकालते हैं। और ये बेस पेयर्स है और ये एक में एक से अटैच है, ये बैकबोन बोलते हैं इसको, ये एक में एक अटैचमेंट। और अगर ये केमिकल स्ट्रक्चर हम देखा जाए तो C5 एंड पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। ये देखो ये C5 यहाँ पे है कार्बन। C3 लेवल पे दूसरा नीचे वाला फॉस्फेट अटैच है। ये ऐसा स्ट्रक्चर रिपीट होते जाता है। इसका उल्टा C3 एंड से स्टार्ट होने वाला स्ट्रक्चर ये साइड में डेवलप होते जाता है। इन दोनों को होल्ड करने के लिए बीच में नाइट्रोजनस बेसेस रहते हैं। ये हुआ अपना पूरा स्ट्रक्चर। दोस्तों हम आज ने पूरा स्ट्रक्चर तो देख लिया। आपके कुछ सवाल है तो आप मुझे ज़रूर पूछिए। कुछ पूछना है? सर, कोरोना में हर इसमें डीएनए रहता है, तो कोरोना में ऐसा क्या है? कैसे है? ऐसे दुनिया में बहुत सारे जंतु हैं जो यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म्स है। यूकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल्स है। तो ऐसे सब जो लगभग सभी सेल्स के मेन डीएनए मटेरियल जो रहता है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही रहता है। एक्सेप्शंस है जिसमें वायरसेस, कुछ वायरसेस जैसे कोरोना वायरस हुआ, उसके अंदर रेबीज वायरस हुआ, ये डीएनए इसमें जेनेटिक मटेरियल नहीं है, इसमें आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल है। और अपनी इसमें स्ट्रैंड देखिए, देखो डबल स्ट्रैंडेड है, लेकिन उनमें जो स्ट्रैंड रहती है वो सिंगल स्ट्रैंड रहती है। और आपने जब भी टीवी पे वीडियो देखा होगा तो आरएनए बताता है ऐसे कुछ तो भी सेल है, ऐसे कुछ तो भी लंबी लंबी धारे रेशियो उसमें से निकल रहा है। वो उसकी आरएनए की स्ट्रैंड्स है जो कि वायरस स्ट्रैंड्स है, जो कि उसमें घुस रहे और नए वायरस, छोटे छोटे वायरसेस तैयार कर रहे हैं। आरएनए जो कोरोना वायरस है इज नथिंग बट अ जेनेटिक मटेरियल विच इज कोटेड। एक्चुअली देखा जाए तो जेनेटिक मटेरियल अपने सेल में रहती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस में रहती है, बाहर आती नहीं। लेकिन ये वायरस ऐसा है कि इसको ना तो कोई सेल है ना कुछ है, वो सिर्फ एक जेनेटिक मटेरियल है। वो आपके सेल में जाएगा और कुछ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ही चेंज कर डालेंगे। इसीलिए